ये चांद की बेजान और बेरंग सतह हो सकती है। मार्स पर बिखरी लाल चट्टानों से भरी सतह है, या फिर दूर जुपिटर की तूफानी सतह का एक ऐसा कठोर नजारा जिसके भीतर एक धधकती दुनिया छुपी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। ये है द वेरी एज ऑफ चाइना। ये सब यहाँ एक लाइन में है, जैसे कि कोई छोटे वोल्केनो हो। पर वहां दूर तक ये शानदार, अचल और वीरान सा दिखने वाला नजारा असल में जिंदा है। जरा देखो इसे। वाओ! ये साक्षी है चीन की जन्म कथा का, उसके वर्तमान का और इस बात का कि पर्यावरण में होने वाले हानिकारक बदलाव में उसका भविष्य कैसा होगा। और सिर्फ एक ऐसी टीम जिसमें है विशेषज्ञ, ओह, ये तो बर्फ है, पत्थर नहीं। वैज्ञानिक 1, 2 ओह, इसे देखिए। ओह बढ़िया। और खोजकर्ता जो इस जमीन के बेहद मुश्किल हालात से परिचित हैं और उनमें ये काबिलियत है कि वो लाखों सालों से यहाँ बिखरे कई सुरागों को समझ सके वाओ, ये तो पूरा एमोनाइट है। और यहाँ की खूबसूरती सबको दिखा सके। कुदरत के इस खजाने के दो रूप हैं, एक हिंसक और दूसरा कमजोर। इस सतह पर बनी कोई भी बिल्डिंग या ब्रिज एक बहुत बड़े खतरे में है। और इन्हीं तत्वों से बनी है ये धरती जो हमारा घर है। द वेरी एज ऑफ चाइना, हिमालयन मिस्ट्री। तिब्बतन प्लेटो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटो है। यह चीन का 1/3 हिस्सा कवर करता है और इसी प्लेटो पर है दुनिया की सबसे विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला। यही चीन का सबसे ऊंचा और सबसे सुदूर और कठिन इलाका है। मैं हूँ प्रोफेसर डूगल जरम, मुझे पत्थरों से प्यार है। मैं यूनान प्रांत में पली बड़ी हूँ और मैंने पर्वतों पर बहुत सारा वक्त बिताया है। ये लोग जाएंगे ऊपर की तरफ एक एंशिएंट रिवर वैली में एक रिमोट ग्लेशियर को एक्सप्लोर करने और जानने कि पर्यावरण में होने वाले बदलाव का एशिया के वाटर टावर पर क्या असर हुआ है। ये झील पहले बहुत गहरी अच्छा। थी और फिर फैल ये गई। जानेंगे कि इस कठोर परिस्थिति में यहाँ के लोकल्स कैसे अपना गुजारा करते हैं। तिब्बतन्स ये सब खाते हैं, हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। और जानेंगे कि चीन के इन पहाड़ों की ऊंचाई कैसे इतनी बढ़ गई। हम 4323 मीटर की ऊंचाई पर हैं और हमें समुंदर में पाई जाने वाली कुछ चीजें यहाँ मिली हैं। भूकंप के दौरान ये जगह सिर्फ कुछ सेकंड में ही 10 मीटर ऊपर पहुंच गई। और ये अभी भी क्यों बढ़ रही है। लासा इस विश्व के सबसे ऊंचाई पर बसे शहरों में से एक है। समुद्री स्तर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह हलचल से भरा शहर यहाँ के स्थानीय लोगों की और उनकी प्राचीन संस्कृति की पहचान है। लेकिन यहाँ के लोग ये नहीं जानते हैं कि उनके पैरों के नीचे और आसपास की यह जमीन कभी नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में हुआ करती थी। खोजकर्ता जाओ जाओ इस वक्त जा रही हैं मिलने एक स्थानीय भूवैज्ञानिक से, ताकि वो इस पहाड़ी शहर के आसपास के इलाकों के अनजान रहस्यों को सुलझा सके। लासा के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक पथरीले पहाड़ी इलाके के पास विशेषज्ञ तिब्बतन प्लेटो के जन्म के कारण का अध्ययन कर रहे हैं और इस काम में वो मैग्नेटिज्म का प्रयोग करेंगे। प्रोफेसर ली पत्थरों पर पड़े मैग्नेटिक सिग्नेचर का परीक्षण करेंगे। वो इन चट्टानों के पेलियो लैटिट्यूड के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि प्राचीन काल में उनके बनने के कारण। जरा इस सैंपल को देखो, काफी कठोर है ये और ताजा भी है। देखो ये जरा। सांगरी कंट्री के वोल्केनिक रॉक लगभग 180 मिलियन साल पहले जुरासिक के शुरुआती वक्त के आसपास बना था। मैं लहासा के इलाके के उस वक्त के पैलियो लैटिट्यूड का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हम इस पत्थर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन का कैसे पता लगाएंगे? जब जमीन पर वोल्केनिक रॉक का विस्फोट होता है तो पैलियोमैग्नेटिज्म एंशिएंट जियोमैग्नेटिक फील्ड्स की दिशा को दर्ज कर लेता है। लेकिन आसपास की प्राकृतिक मैग्नेटिज्म इसके कंपास रीडिंग्स में कुछ फेरबदल कर सकती है। इसीलिए पत्थरों के सैंपल्स को जमा किया जाता है और एक सन डायल की मदद से
उसके सही जियोग्राफिक स्थान और ओरिएंटेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। बीटा 38, सनडायल 268। एक बार सैंपल्स को निकाल लेने के बाद आप इन्हें सैंपल बैग में डालकर अच्छा। सील कर दीजिए। ये नंबर 3 है। हाँ, प्लेनेट के क्रस्ट पर जब ये वोल्केनिक रॉक बनी थी तब इसने एक मैग्नेटिक चार्ज हासिल कर लिया था, और जब ये ठंडी हुई तो उस मैग्नेटिक चार्ज की दिशा उस समय में जम गई। अगर ये रॉक जगह से हिलती भी है तो फिर भी वो मेमोरी कभी नहीं बदलती। पृथ्वी के ध्रुवों के आज की जगह को रॉक में कैद डेटा के साथ कंपेयर करके डॉक्टर ली ये पता लगा सकते हैं कि वो कहां उत्पन्न हुई थी। लहासा काउंटी के पूर्वी तरफ सांगरी काउंटी से पश्चिम की तरफ जाती हुई और याजियांग के उत्तर में सब वोल्केनिक रॉक है। ट्राइसिकेरा के बीच में और अंत में लहासा शायद पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर में था। ये आज के वक्त में कहाँ होगा? मेरे ख्याल से वो पापुआ न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया के इलाके में है। ओह, आश्चर्य की बात है कि इस प्राचीन रॉक ने यहां तक का इतना लंबा सफर तय कर लिया है। तिब्बतन प्लेटो आज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि आज के ऑस्ट्रेलिया से कम 5000 किलोमीटर दूर है। सवाल यह उठता है कि वो यहां तक आए कैसे? माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित यह बंजर इलाका समुद्री तट से हजारों मीटर की ऊंचाई पर है। जाओ जाओ इस वक्त एक ऐसी दुनिया में जा रही हैं जिसके रहस्य और सुराग खुद इस पृथ्वी जितने ही पुराने हैं। उनकी मुलाकात स्थानीय पेलियोबायोलॉजिस्ट फैंगेंग यू से हुई, जो कि तिब्बतन प्लेटो पर प्राचीन जीवों की जानकारी में माहिर हैं। इसे हम यहाँ बुलाते हैं जिए हे नोड्यूल। कभी कभी नोड्यूल में फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। आप यहाँ देख सकती हैं। हम एमोनाइट की बनावट का कुछ हिस्सा भी देख सकते हैं यहाँ पर। एमोनाइट्स एक तरह के प्राचीन समुद्री जीव थे जो लाखों साल पहले विलुप्त हो गए थे। वैज्ञानिकों को हिमालय में कई जगहों पर, जैसे माउंट एवरेस्ट की ढलान पर भी कई समुद्री फॉसिल्स मिले हैं, और कुदरती ताकतों ने इन्हें आसपास की जगहों में बिखेर के रख दिया है। एक पूरा फॉसिल ढूंढ लेने से हम यह पता लगा सकते हैं कि दरअसल कौन से जीव जंतु यहां रहा करते थे। वाह, ये तो एक पूरा एमोनाइट है। वाह, ये तो एक सी स्नेल जैसा दिखता है। दरअसल ये जीव स्क्विड हाँ। परिवार से था, जो कि अब विलुप्त हो चुका है। 4321 मीटर की ऊंचाई पर हमें कुछ ऐसा मिला है जो कि सिर्फ समुद्र में पाया जाता है। ये एक समुद्री फॉसिल है। इसका मतलब ये है कि अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कभी एक समुद्र हुआ करता था। एक समुद्र? हाँ। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक जमाने में टेथीस नाम के विलुप्त हो चुके सागर का तल हुआ करता था, और इस बंजर जमीन में कभी समुद्री जीवन फल फूल रहा था, और अचानक सब खत्म हो गया। संसार का ये शिखर एक सूखी और बर्फीली जगह है जो कि इंसानों की पहुंच की सीमा है, कभी दक्षिणी हेमिस्फीयर में हुआ करती थी। तो फिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया पृथ्वी पर? यह सब 5.5 करोड़ साल पहले आई प्रलय की वजह से शुरू हुआ। पृथ्वी का क्रस्ट तैरती हुई प्लेट्स का एक समूह था, और इनमें से एक आज जहां ऑस्ट्रेलिया है वहां से निकलकर उत्तर की तरफ एशियाई कॉन्टिनेंट में आकर जुड़ गया। और ये टकराव इतना जबरदस्त था कि इससे बनी दुनिया की सबसे ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखला। और वो प्राचीन समुद्र जिसमें कभी समुद्री जीवन हुआ करता था, हमेशा के लिए अपने जीवों को प्लेटों पर बिखेर कर गायब हो गया। लेकिन ये टकराव अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इतने लाखों करोड़ों साल बाद भी वो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर की तरफ 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ रही है, और
जैसे जैसे ये बढ़ती है भूकंप आता है। ये एशिया का सबसे बड़ा धमाका था और इसका प्रभाव हाल ही में यहां महसूस हुआ था। 8 के मैग्नीट्यूड के एक भूकंप ने इस शहर को हिला दिया था। आज ये एक स्मारक के साथ एक प्रयोगशाला भी है जहां विशेषज्ञ इन शक्तियों के काम करने के तरीकों पर विश्लेषण करते हैं। क्या आप जानते हैं, आज हम जिन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं वो एक जमाने में एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करती थी। आज से 250 मिलियन साल पहले पैंगिया टूट गया और उसके टुकड़े बिखरकर वो बने जिन्हें हम आज कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप कहते हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले 250 मिलियन सालों में हमारे ये महाद्वीप फिर से जुड़ जाएंगे और एक बड़ा महाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे जिसके बीच में एशिया होगा। तिब्बतन प्लेटो का ईस्टर्न एज सिचुआन वैली से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। स्थानीय लोगों ने इसे नेचुरल ग्रेट वॉल का नाम दिया हुआ है। यह वो जगह है जहां पृथ्वी की 2 विशाल प्लेट्स मिलती हैं। एक दशक पहले यहां एक 8 के मैग्नीट्यूड का जबरदस्त भूकंप आया था। ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट डोगल जयराम स्थानीय भूकंप विज्ञानी प्रोफेसर हे यूलिन से मिले, ये जानने के लिए कि इस लैंडस्केप में कितना बदलाव आया है। इस घर के आगे एक बहुत बड़ा यार्ड हुआ करता था, लेकिन उस भूकंप के बाद एक झटके में ही ये जमीन कम से कम 10 मीटर ऊपर आ गई और यहाँ हम उस बदलाव को साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जो कंक्रीट है ये यार्ड हुआ करता था। हाँ। यहाँ से 10 मीटर उस तरफ। हाँ, 10 मीटर उस तरफ। वाह। और ये सब सिर्फ 10 सेकंड में हो गया। हाँ, एक ही अर्थक्वेक में। 12 मई 2008 को यहां एक बहुत बड़ा और भयानक भूकंप आया और बेशुआन का यह छोटा सा शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया। ऐसा लगता है ये इमारतें समय में थम सी गई हों। डूगल के लिए, जो कि एक जियोलॉजिस्ट होने के नाते कई युगों में आए बदलावों का अध्ययन करते हैं, ये एक अद्भुत अवसर है जहां वो ये देख सकते हैं कि कुछ सेकंड में पूरा इलाका किस तरह बदल सकता है। यहाँ की जियोलॉजी में ऐसा क्या है जिसने इस शहर पर इतना जबरदस्त असर किया है? तिब्बतियन प्लेटो में आए उठाव की वजह से ये जगह लगातार ऊपर की तरफ और पूरब की तरफ धकेली जा रही है। उस प्लेट से कुछ कठोर ब्लॉक सिचुआन बेसिन से टकराए और उसे अचानक उठा दिया। उसी वजह से यहाँ के कई सारे पत्थर या तो विकृत या उन्हें तोड़ा मरोड़ा गया है। उनमें लॉन्गमेन माउंटेन फॉल्ट जोन सबसे बड़ी है। शहर के छोर के एक बेसमेंट में डूगल को लॉन्गमैन फॉल्ट का अंदरूनी नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कई तरह के पत्थर देखने को मिल सकते हैं। ब्लैक रॉक एक कार्बोनेस शेल है जो कि बहुत पुरानी है और यहाँ इस तरफ एक ढीली क्वाटरनरी परत है जो कि बहुत नई है। पुरानी परत आकर नई परत से भिड़ गई है। इस फॉल्ट की वजह से पश्चिमी परत में चढ़ाव आया है और पूर्वी परत में उतार आया है। इन सब में कितना वक्त लगा होगा? सिर्फ कुछ सेकंड। सिर्फ कुछ सेकंड? हाँ। वाह। आज भी हमारा ग्रह कई शक्तिशाली टेक्टोनिक बलों की वजह से बदल रहा है और आने वाले कुछ वक्त में हमारी ये धरती पूरी तरह फिर से बदल जाएगी। और अगर हम ध्यान दें तो एक दिन ये खजाना उगलेगी। ऐसे कीमती पदार्थ और खनिज जो मानव जाति के लिए बहुत मायने रखते हैं। प्लेटो की ऊंचाइयों पर यह सारा इलाका इन खजानों से भरा पड़ा है। मानव ऐसी कठोर जगहों पर हजारों सालों से रह रहा है और वो प्रकृति पर निर्भर होकर जीना सीख चुका है। वो अब अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने में माहिर हो चुका है और इसका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी देता आया है। इंसानों को जिन चीजों की तलाश रहती है वो अक्सर बहुत छोटी और मामूली चीजें होती हैं, जैसे पहाड़ी ढलानों पर उगने वाली जंगली जड़ी बूटियां। शुरुआत से ही इंसान ने अपने आसपास की जमीन से मिलने वाली चीजों को पोषण और इलाज के लिए इस्तेमाल किया है।
और अपनी इसी काबिलियत के बल पर वो चीन के ऐसे कठोर इलाकों में रह पाया है। डूगल ने कुछ तिब्बतन डॉक्टर्स के साथ मिलकर एक टीम बनाई है जो दवाओं के रूप में काम आने वाले खनिजों की खदान में खोज करेगी। तो आप इनकी मदद से इसको पीस के इसकी दवाई बना सकते हैं। डॉक्टर रेन और उनका ग्रुप एक ऐसी परंपरा के संरक्षक हैं जो हजारों साल पुरानी है। वो इन जगहों को आम लोगों से छिपा कर रखते हैं। इनमें से कुछ रॉक अब कठोर होकर मार्बल बन गए हैं। जियोलॉजी रिसर्च की तरह ही इस काम में भी सबसे अच्छी हथौड़ी से ही काम बनता है। हाँ, बहुत अच्छा। जहाँ ये रहते हैं उसके आसपास के इलाके में ऐसे कई तत्व और साधन हैं जिनका इस्तेमाल ये अपनी दवाइयों में कर सकते हैं, और हो सकता है कि उनके ऐसी दवाइयाँ विकसित कर पाने के पीछे जो सोच और जानकारी है वो इस जमीन में मौजूद खनिजों और जड़ी बूटियों के इस खजाने की वजह से ही संभव हो पाई हो। डॉक्टर रेन और उनके साथी एक ऐसे कैल्साइट की खोज में हैं जो कि इन लाखों सालों में एक क्रिस्टल में तब्दील हो चुका है। तो ये ऐसी परतें हैं जिसके अंदर शायद आपको वो क्रिस्टल मिल जाए, है ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। जी हाँ, जरूर। ये तो बहुत ही कठोर है। ये ले लीजिए। हाँ देखो, ये रहा वो। हाँ। कुछ दिख रहा है? हाँ, शुद्ध क्रिस्टल्स। हाँ। तो आप इसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे और फिर इसे तोड़ेंगे वहाँ? हाँ, वहाँ ले जाकर तोड़ेंगे। क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ, क्यों ओह, नहीं। शुक्रिया। बिल्कुल, आप कीजिए। वाह, ये तो बहुत जल्दी पाउडर बन गया है। ये बिल्कुल सही स्थिरता पर पहुंचा है। अब इसमें से टॉक्सिन निकलना चाहिए। दवाई बनाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल प्रकृति की तरह है। दबाव डालने पर यह पदार्थ एक पाउडर का रूप ले लेता है। फिर इसे गर्म करते हैं, थोड़ी बार्ले वाइन मिलाई जाती है और फिर प्रक्रिया दोहराई जाती है। क्या आप जानते हैं, ट्रेडिशनल चीनी दवाइयों में खनिज और रॉक्स का इस्तेमाल उनके उपचारों में 1000 सालों से हो रहा है। कुछ खास तिब्बतन दवाओं में सोने, चांदी, तांबे, लोहे, सीसे, फिरोजा और कई बार हीरो का भी उपयोग होता है। उच्च प्लेटो जियोलॉजिकल परिवर्तन का एक निरंतर स्थान रहा है, और जैसे जैसे ये पर्वत बढ़ता है हमें नए खनिजों के खजाने मिलते रहते हैं। खंपा पर्वत के लोग इन दूर दराज जगहों की यात्रा और यहाँ के इन खजानों का व्यापार कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। इस इलाके ने उनकी भावनाओं को और उनके विश्वास को एक रूप दिया है, और वो उन्हें हर वो चीज देता है जो इस वातावरण में सफल जीवन जीने में उनकी मदद करता है। कैंडिंग तिब्बतन प्लेटो के पूर्वी छोर के एक प्राचीन घाटी में बसा हुआ है। एक वक्त ऐसा था जब यह शहर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाने वाली टी रोड का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। यह पारंपरिक औषधि के लिए एक बहुत मशहूर जगह थी। लोग यहां अक्सर ऐसे इलाज की खोज में आते हैं जो कि शहर की अनोखी परंपरा के साथ साथ विकसित होता आया है। यह अस्पताल अपने घरेलू तिब्बतन उपचार के लिए जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे खनिज इस्तेमाल होते हैं। डूगल डॉक्टर रेन से उनके क्लिनिक में मिल रहे हैं, ये जानने के लिए कि ऊंचे पहाड़ों की जियोलॉजी किस तरह उनके काम पे असर करती है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। यहाँ इस हॉस्पिटल में आपके सामने कौन सी आम समस्या होती है? ऊंचाई पर रहने से जितनी भी तकलीफें होती हैं वो सब, जैसे कि जोड़ों में तकलीफ या चलने की तकलीफ, हमें अधिकतर ऐसी ही समस्याएं देखने को मिलती हैं इस हॉस्पिटल में। और हिमालय जैसा ये विशाल पर्वत आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पे? यहाँ खास ऊंचाइयों पर मिलने वाली कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका ऊंचाई पर रहने से होने वाली तकलीफों पर एक खास असर होता है। पारंपरिक औषधियों का चीन में एक पुराना इतिहास रहा है। डॉक्टर्स पहले से ही जानते थे कि यहाँ लोगों को होने वाली जो समस्या है वो अक्सर उनके पर्यावरण से सीधा संबंध रखती है। इसीलिए प्राकृतिक उपचार की खोज करना बिल्कुल सही था।
यहाँ हम अस्पताल की दवाइयाँ रखते हैं। वाह, इसका स्वाद काफी अजीब है। थोड़ा कड़वा भी है। ये दवाइयाँ बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स में काम आती हैं। आज जो हमने खनिज पदार्थ ढूंढे उन्हें हम इसमें मिलाएंगे। ऊंचे प्लेटों के पहाड़ यहां रहने वालों के लिए चाहे कितनी बड़ी चुनौती बन के खड़े हों, ये उनके लिए जीवन देने वाले सबसे जरूरी तत्व का स्रोत भी है, पानी। चीन का महान प्लेटो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बर्फ का भंडार है। यहां बहुत सारे ग्लेशियर हैं और इसीलिए इसे एशिया का वाटर टावर कहते हैं। जैसे जैसे ये ग्लेशियर पिघलते हैं, ये अपने साथ पहाड़ों को काटकर मलबा भी साथ लेते चलते हैं और इसी पानी में पाए जाते हैं ऐसे खनिज जो यहाँ की नदियों में जाके मिल जाते हैं। प्लेटो की ऊंचाई पर से बहने वाली यालुंग ज़ेंगपो नदी 4,500 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और हिमालय की तलहटी पर से बहती है। यह विश्व की सबसे ऊंची नदी है। जहां से गुजरती है, जीवन के अंकुर खिलते हैं। क्या आप जानते हैं, हिमालय के ग्लेशियर्स एशिया की 6 सबसे बड़ी नदियों को पानी प्रदान करते हैं। और ये एक ही तरीका नहीं है जिससे ये पर्वत पानी ले आते हैं। हिमालय पर्वत इतने ऊंचे हैं कि उनकी वजह से बारिश के बादलों को इन पर से गुजर के जाने में तकलीफ होती है और इस वजह से एशिया के उस हिस्से में तूफानी बारिश होती है, जो कि वहां की विविधता में बहुत मदद करता है। तिब्बतन प्लेटो के पूर्वी क्षेत्र की एक छोटी सी घाटी में शा बाइस्यांग नाम का एक गांव बसा हुआ है। यहाँ के लोग प्रकृति के चक्र को अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने हाई एल्टीट्यूड पर एक बहुत जरूरी चीज के साथ काम करना सीख लिया है, हाईलैंड बार्ले। ये बार्ली, मैं इसे देखता हूँ और मुझे उस सफर का ख्याल आता है जो कई लाखों हजारों साल पहले शुरू हुआ था, हिमालय की रचना से। और फिर वहाँ के ग्लेशियर वहाँ के पत्थरों को तोड़ते हैं और ये पत्थर टूटने के बाद पर्वतों के नीचे उतर आते हैं और ये सब कुछ ऐसा बनते हैं नीचे जिसे मानव जाति इस्तेमाल कर सकती है। ग्लेशियर से पिघले पानी की मदद से ये अनाज 2,500 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से उग जाते हैं और इसका इस्तेमाल ब्रेड से वाइन तक सब में होता है। हेलो मामा। हेलो। कैसी हैं आप? ठीक है। हाय। हाय। हेलो। कैसी हैं आप कैसे मैं हैं? ठीक हूँ। मुझे ताज्जुब है कि आप बार्ली को काटने में सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही हैं। क्या मैं ये एक बार करके देख सकता हूँ? मैं ट्राई करूँ? कोशिश करेंगे। यहाँ पर कीजिए। हाँ। हाँ, ठीक है। ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे कीजिए। ऐसे। अच्छा, हाँ। ऐसे। हाँ। ओह, हाँ, पकड़िए, काटिए। अच्छा। जब तक यहाँ की महान नदी यहाँ पानी और पोषक तत्व देती रहेगी, तब तक इस प्लेटो पर हर साल फसलें सबका पेट भरती रहेंगी। गंगच्वे इस टीम के खंबा गाइड हैं और वो डूगो और चाओ चाओ को बार्ले फ्लावर डो आजमाने की दावत देते हैं, जो यहाँ पे सैंपा के नाम से जाना जाता है। इसे यहाँ पर सैंपा कहते हैं। तो ये है बार्ले। इसे ऐसे खाया जाता है। गोंकुई, क्या आप इसे रोज खाते हैं? जी हाँ, तिब्बतन्स यही खाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ऊंचाई पर मिलने वाला बार्ली चाइनीज टिबेटन संस्कृति के लिए कितने मायने रखता है? बहुत ज्यादा मायने रखता है। हर तिब्बतन पीढ़ियों से ये खाता आ रहा है। इसके अलावा यहाँ कुछ ज्यादा खाने को नहीं है। तिब्बतन्स ये सब खाते हैं। हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। इसको ऐसे मिलाते हैं उंगली से। इसको ऐसे मिलाते हैं। अच्छा आइडिया है। टिबेटन कुकरी लेसन की पहली सीख है। हाँ। ये आसान नहीं है ना? ओह डियर। पहाड़ों पर जिंदगी मुश्किल है, लेकिन बदले में तोहफे भी मिलते हैं जो कि यहाँ जीवन मुमकिन बना देते हैं।
बाले एक कठोर जगह के लिए एक कठोर खाना है। ये लैंडस्केप इस प्लेटो के लोगों की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। उन्हें अब इन मुसीबतों का सामना करना आ गया है। प्रकृति जो दे रही है उसमें जीने का एक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है। इस सफर से मुझे एक चीज सीखने को मिली है। दरअसल ये लैंडस्केप, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये ग्लेशियर्स और जियोलॉजी ये तय करती हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ रहेंगे। बीस 20,000 साल पहले ग्लेशियर्स पृथ्वी के कम से कम 30% भाग का हिस्सा थे। जब पर्यावरण में गर्माहट आई तब यहाँ की बर्फ और भी ऊंची और ठंडी जगहों पर चली गई। हर 1000 सालों में पृथ्वी फिर से ठंडी होती है और ये बर्फ वापस से अपनी जगह लौट आती है और ये प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। हमारे ग्रह पे जीवन इसी लय पर चलता है। लेकिन हाल ही में इस प्राकृतिक चक्र में कुछ बदलाव आया है। ग्लेशियर्स इन नए बदलावों पर क्या असर डालते हैं? या चेंगवा एक फिजिकल जियोग्राफर हैं, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस से, और जेफरी कार्गिल प्लैनेटरी साइंटिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। और ये लोग पश्चिमी सिचुआन के रिमोट ग्लेशियर पर एक अंतरराष्ट्रीय अभियान पर आए हैं, जहां तिब्बतन प्लेटो पर किसी दूसरी जगह के मुकाबले पर्यावरण में बदलाव ज्यादा जल्दी होता है। हेलो, नी हाओ, नी हाओ। ग्लेशियर के छोर पर एक झील के बढ़ने की खबर आई है जो शायद ओवरफ्लो कर सकती है। वाह, सब यहाँ आ गए हैं और बहुत सामान भी है। ये ऐसी पहली टीम होगी जो ग्लेशियर तक जाकर रिसर्च का काम करेगी। हाँ, ध्यान से रखो, ध्यान से रखो, आगे बढ़ते हैं। आराम से। चलो जल्दी ध्यान से करो। चलिए, ध्यान से। हाँ, ठीक है। चलो हाँ, पैर ठीक कीजिए। बैठ गए। ओके। हाँ, हाँ, ठीक है। चलें क्या? हाँ हाँ चलते हैं। पथरीले रास्ते से बर्फ तक पहुंचने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। तिब्बतन घोड़ों पर सफर तय करना अभी भी सबसे सही तरीका है। डूगल के लिए ये प्लेटो के जियोलॉजिकल इतिहास को जानने का एक अवसर है। ये एक बहुत ही बड़ी वैली है जहां हम अभी चलकर जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें कुछ अद्भुत ग्लेशियल दृश्य देखने को मिलेंगे। आपको ये छोटी वैली दिख रही है? इन बड़ी वैली के पास इन्हें हैंगिंग वैली कहते हैं और ये कभी वो छोटे ग्लेशियर रहे होंगे जो अब बड़े ग्लेशियर में आके मिल गए। बड़े विशाल ग्लेशियर ने ये चौड़े यू आकार की वैली बनाई है। आज यहाँ की बर्फ पर्वतों के भीतर जाके बस चुकी है। लगता है बारिश तेज होने वाली है। हाँ लगता तो ऐसे ही है। तिब्बतन प्लेटो के इस दक्षिण पूर्वी हिस्से का मौसम बाकी के इलाके से काफी कठोर है। आपको गर्म रहना चाहिए। 4300 मीटर की ऊंचाई पर यह हर घंटे बदलता रहता है। इसीलिए इस टीम ने अपना कैंप इस संकरी घाटी में बनाया है ताकि ये उन ठंडी हवाओं से बच सके। बारिश, ओला और कोहरा यहाँ के मौसम पर हमेशा हावी रहते हैं। और इसका डायरेक्शन देखिए। अच्छा हाँ ठीक है, बिछा रहा हूँ। हाँ, ये तकिया यहाँ रखना है। ओके। मैंने इतनी ऊंचाई पर इतनी हवा कभी नहीं भरी। परेशान मत हो। सब हो गया। ठीक से, ठीक से। डूगल को इस ऊंचाई पर काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ के स्थानीय खैम्पास को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही। उनके पूर्वज बरसों से घोड़ों और चाय के व्यापार के लिए यहाँ पर अपना डेरा डालते आए हैं। अगर वो इन पहाड़ों को इतने करीब से नहीं जानते तो उनके लिए यह सफर बहुत ज्यादा मुश्किल होता। जैसे जैसे सूरज की किरणें कम हो रही हैं, इन पर्वतों में तापमान तेजी से 0 के नीचे गिरता जा रहा है। क्या आप जानते हैं, एक वक्त पर हमारी पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका था। 20,000 साल पहले इस पृथ्वी के कम से कम 30% हिस्से पर ग्लेशियर्स थे। आज ग्लेशियर्स हमारी पृथ्वी का सिर्फ 10% हिस्सा है, जो कि ज्यादातर आर्कटिक और अंटार्कटिक का क्षेत्र है।
अगर इस दुनिया का सारा ग्लेशियर पिघल गया तो समुद्री तल में तकरीबन 75 मीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। पूर्वी सिचुआन के तिब्बतन वैली की ऊंचाई पर द रावोशिया ग्लेशियर समुद्री तट से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। मानव जाति की पहुंच से काफी दूर यहाँ का लैंडस्केप कभी कभार ही देखने को मिलता है। हमारी रिसर्च टीम के लिए आज का सूर्योदय उनके लिए चीन के छुपे हुए इस कोने में उनकी पहली सुबह होगी। वाह, वाह, ये देखिए जरा। एक झील। सबसे पहला काम यह है कि हम इस ग्लेशियर लेक का सर्वे करें जो कि पथरीली चट्टानों से घिरी हुई है, जिसका नाम है एन मोरेन। ग्लेशियर की बर्फ कई सदियों पहले अपने साथ ये चट्टानें बहा कर ले आई थी। आज ये झील इस प्राकृतिक बांध को तोड़ने की कगार पर है। जब हम ऊपर आ रहे थे तो हमने देखा कि एंड मोरेन में झील कभी काफी गहरी थी और फिर वो किनारे तोड़कर फटकर फैल गई, शायद बहुत ही हिंसक तरीके से। इस तरह के वी होते हैं जो मोरेन से होकर गुजरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल और ठीक। यही कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि ये किनारे ढह गए होंगे। अच्छा, हाँ। झील के आकार को देखकर पता चलता है कि यहाँ बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। लोगों को फिक्र है कि ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघल चुका है। हाँ। तो अगले 20 या 40 सालों में शायद ग्लेशियर से कोई पानी नहीं आएगा। ग्लेशियर पानी प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो एक बैंक जैसे पैसे अपने पास संभाल के रखता है, वो पानी संभालता है। और फिर जब सूखा मौसम आता है और पानी बाहर कम होता है तो सब जगह धूप और गर्मी हो जाती है, और उस वक्त ग्लेशियर्स अपने पास रखे पानी को फिर हम सबको दे देते हैं। ये एक प्राकृतिक रिजर्वॉयर का काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये ग्लेशियर एक कन्वेयर बेल्ट का काम करते हैं जो पर्वतों से पत्थरों को लाने का काम करते हैं। वो वहां से प्लाटू तोड़ के लाते हैं और फिर उन्हें ग्लेशियर के सामने लाके रख देते हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर पर्वत के ऊपर या नीचे जाता है आपको ऐसे कई पत्थर मिलते हैं जिसकी वजह से चलने में काफी तकलीफ होती है। संभाल के चलिएगा। जैसे जैसे वो बर्फ यहाँ पत्थर को तोड़ती है वो एक पाउडर बनाती है जिसे वैज्ञानिक रॉक फ्लावर कहते हैं। ये पानी का बहाव महत्वपूर्ण मिनरल्स को पर्वतों के नीचे की मिट्टी में मिला देता है। अगर बर्फ और पत्थरों में यह रिश्ता नहीं होता तो हमारी जमीन को नया जीवन नहीं मिल पाता। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये मिट्टी जैसा दिखता है, जैसे पत्थर और मिट्टी। मुझे ये एक पत्थर लेने दो। ओ, ये तो बर्फ है, पत्थर नहीं। तुम्हारे हाथों में तो ग्लेशियर है। वाओ। अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये पत्थर जिस पे हम चल रहे हैं, तुम मानो या न मानो इसके नीचे भी बर्फ है। ओ, सच में? हाँ, यहाँ पर भी तुम देख सकती हो कि पतली परत है मलबे की जो ज्यादातर पर्वतों से पत्थर के गिरने की वजह से जमी हुई है। कुछ ग्लेशियर के नीचे से आई है जहाँ ग्लेशियर उस पत्थर के साथ बह रहा है। ये पत्थर और बर्फ के बीच होने वाला रिश्ता एक सिम्बायोटिक रिश्ता है। पत्थर अक्सर बर्फ के लिए कवच की तरह काम करते हैं जो उन्हें दूसरे तत्वों से बचा के रखते हैं। ये पीला पत्थर बर्फ के एक छोटे से टीले पे खड़ा है। इस पत्थर ने बर्फ को बाकी बर्फ की तरह जल्दी पिघलने से बचा के रखा हुआ है। और ये कुछ ऐसा है जो ग्लेशियर वैज्ञानिक पढ़ते हैं कि कैसे पत्थर बर्फ को बचाता है या फिर खुली बर्फ कैसे जल्दी पिघलती है। ग्लेशियर सिर्फ बर्फ का एक ब्लॉक नहीं है, वो एक जटिल संरचना है जो कि आसपास के लैंडस्केप और मौसम से काफी प्रभावित होते हैं। दोपहर तक ये टीम बर्फ के सिरे तक पहुंच चुकी है और पहली बार रिसर्च करने को तैयार है। अब से पहले फिजिकल जियोग्राफर ये चिंग हुआ ने सिर्फ इस ग्लेशियर की सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं। उनका पहला काम है ये जानना कि इस बर्फ में कौन से रहस्य छिपे हैं। टीम के कुछ लोग बर्फ की सतह पर जीपीएस रीडिंग लेते हैं। वो एक ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं जो एक इमेज लेता है डिजिटल मॉडल या डीएम बनाने के लिए। हमारे पास पहले का सैटेलाइट डेटा है जिसमें हम डीएम बना सकते हैं। हम उस ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं डीएम के लिए और उनकी ऊंचाई के फर्क की तुलना कर सकते हैं। तो एक बार जब आपने ये सब आंकड़े जमा कर लिए हैं, पूरे हिमालय में आपको क्या जानकारी मिल रही है? पिछले
लगभग 30 साल Okay, में 30 साल ग्लेशियर के इस टुकड़े में अच्छा, 8 किलोमीटर बर्फ खोई है। यहाँ के ग्लेशियर इतनी तेजी से क्यों पिघल रहे हैं? ये पर्यावरण में पिछले कुछ दशकों में होने वाले बदलाव की वजह से हो रहा है। दक्षिणी पूर्व के प्लाटू के ग्लेशियर थोड़ी कम ऊंचाई पर हैं, इसलिए यहाँ के ग्लेशियर पर बढ़ते तापमान का ज्यादा असर हो रहा है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। ये सोचना कि 30 साल पहले बर्फ मेरे पैर तक थी और अब वो वहां तक है। वाओ! मुझे पर्यावरण के बदलाव की फिक्र है। क्या ये पिघलते हुए ग्लेशियर हमसे कुछ कह रहे हैं? पर्यावरण में बदलाव तो कई वर्षों से हमारे सोलर साइकिल की वजह से हो रहा है। ज्वालामुखी की गतिविधियों की बिल्कुल। वजह से ये ग्लेशियर कुछ ज्यादा ही पिघल रहा है और उसके हाल ही में पिघलने का कारण मुख्य रूप से इंसानों की वजह से हो रहे पर्यावरण के बदलाव हैं। दरअसल अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता तो हमारी पृथ्वी पर शायद शीत युग की शुरुआत हो रही होती। ग्लेशियर एक वेदर वेन की तरह है। वो हमें ये बताते हैं कि अब हमारे ग्रह का भविष्य कैसा होगा। दिन के बीतने पर वो अब आ पहुंचे हैं ग्लेशियर के मुख के पास। यहां वो एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग का अन्वेषण कर सकते हैं, बर्फ। 117.60 है। वो ऐसे सैंपल ढूंढ रहे हैं जिनमें सेडिमेंट या पत्थर हो, ताकि वो ये पता लगा सके कि ये कितनी जल्दी पिघल रहा है। डॉक्टर या ऐसा पानी दे रही हैं जो शायद अभी भी अपने वास्तविक रूप में हो। ऐसे ही पल होते हैं जो ऐसे सफर को एक सफल और सक्षम प्रयास बनाते हैं। हिमालय कई युगों से लोगों के बीच एक कुदरती दीवार बनकर खड़ा है, लेकिन अब मैं इसे ऐसे देखना चाहता हूँ। यहाँ हम कुछ लोग हैं जो अलग अलग देशों से हैं। यहाँ पर हैं चाइनीज हैं, तिब्बतन हैं, अमेरिकी हैं, ब्रिटिश भी हैं। हिमालय ने हमें एकजुट किया है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हिमालय हम सब की एकता का एक प्रतीक बने, न कि बंटवारे का। देखो तो जरा इसे। वाओ! हाँ, बहुत खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत है ना? क्या आप जानते हैं चोमोलुंगमा या माउंट एवरेस्ट हर वर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, और जैसे ये बढ़ता है हवा, पानी और ग्लेशियर सेडिमेंट और रॉक्स को इनकी ढलानों से बहा कर ले जाते हैं। इसी वजह से इस पर्वत को उसका अद्भुत त्रिकोण आकार मिलता है। गोंगा पर्वत के पिघलते ग्लेशियर को देखने के बाद डूगल और जाओ जाओ उसके सबसे पुराने मठ जा रहे हैं, यहां के लोगों पर उच्च प्लेटो का प्रभाव जानने के लिए। 700 साल पुराने इस गोंगा मंदिर ने पर्वत पर होने वाले कई परिवर्तनों को अपने सामने होते हुए देखा है। ओह वाह, क्या जगह है! इधर आइए, बहुत बढ़िया। उस तरफ चलते हैं। हाँ, ये ओरिजिनल है। बहुत ही खूबसूरत है ना? तकरीबन 700 साल पुराना। ये तो काफी पुरानी बिल्डिंग है। वाओ! यहां ग्लेशियर की कहानी एक अलग तरह से बताई जाती है। गोंगा पर्वत एक आध्यात्मिक पर्वत है यहाँ के लोगों के लिए। इसका हर कोई सम्मान करता है। लोक कथाओं की माने तो जब पिघलते हुए ग्लेशियर से सारे गांव के बह जाने का खतरा था, तब गोंगा मठ के मठवासियों ने पर्वत के भगवान से प्रार्थना की और बाढ़ को किसी तरह रोका। मेरे ख्याल से एक बहुत ही खूबसूरत मान्यता है जो वो अपने पर्वतों के लिए रखते हैं, और किस तरह ये पर्वत उनके जीवन पर प्रभाव करते हैं और उन्हें बदलते हैं। इतिहासकारों के पास यहाँ के लैंडस्केप और यहाँ की जगहों की कहानियां हैं जो वक्त में हुए हादसों के बारे में बताती है, और एक वैज्ञानिक होने के नाते हम उन कहानियों से कुछ जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि लैंडस्केप कैसे बदलते हैं। उन हादसों से जो हमने देखे नहीं हैं, लेकिन हमसे पहली वाली पीढ़ियों ने शायद देखा हो।
यहाँ के उन लोगों को देखो जो पर्वतों पर, ग्लेशियर पर हैं। ये कितने ताकतवर हैं, क्योंकि ये हर मुश्किल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। जब हम ऊपर चढ़ते हैं पर्वत पर, हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा, जैसे हवा, बादल और बाकी कई चीजों का। और हमें इन सब को एक ही सिस्टम का हिस्सा मानना होगा। हम लोग इस प्रकृति के सामने कितने छोटे से हैं। महान विशाल हिमालय पर्वत के दोनों तरफ करोड़ों लोग बसते हैं, जो अपने जीवन की हर जरूरतों के लिए उस पर निर्भर हैं। इसके सबसे ऊपर है महान ग्लेशियल सिस्टम। लेकिन इंसान के कर्मों से होने वाली इसमें कमजोरियों का और बदलाव की जिम्मेदारी अब लेनी होगी इन अद्भुत प्राकृतिक चमत्कारों को बचाने के लिए। चीन एक बहुत बड़ी जगह है। हिमालय के साथ और एशिया का बाकी का हिस्सा इस ग्रह को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए ये जो काम हो रहा है चाइना में, जिसमें से ज्यादातर लोग चाइनीज वैज्ञानिक हैं, जो शायद इस पृथ्वी के विकास के रहस्य के महत्वपूर्ण अंकों को जानने में और ये पता लगा सकें कि आने वाले भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं।